जय गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी मेरा सादर प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके साथ सत्संग कर रहा हूँ, क्योंकि गुरु जी कहते हैं जो सत्संग करे उसका भी कल्याण, जो सत्संग सुने उसका भी कल्याण। मैं सौरभ अंकल और आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया है आज आपके साथ सत्संग करने का। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग कि मैं गुरु जी के पास कब, क्यों, कैसे गया था और फिर क्या हुआ। आज से 25 साल पहले मेरी जिंदगी बहुत फर्स्ट क्लास जा रही थी। मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। अगर आप मुझे कहते भी ना, चलो भाई ऐसे गुरुजी हैं वो बहुत कुछ दे देते हैं, मैं कहता नहीं भैया, ना मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है ना मेरे पास टाइम है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडवाइज़र था, काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है। मेरी आंटी यानी मेरी वाइफ डॉक्टर है, वो दिल्ली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS में चीफ मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज थी। 2 बेटे, बड़ा बेटा इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिसर। छोटा बेटा इंजीनियरिंग कंप्लीट करने वाला था, लास्ट फाइनल ईयर में था। एक बिटिया मैरिड, वेल सेटल्ड। मुझे अपनी ऑफिशियल पोजीशन की वजह से आए दिन पार्टीज वार्टीज डिनर्स की इनविटेशन रहती थी। ना मेरे पास टाइम था कहीं किसी बाबे के पास जाने का, ना मुझे ज़रूरत थी। अचानक मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा भूचाल आया, मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। बड़ा बेटा मैंने बताया कंप्यूटर इंजीनियर था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिसर। एक दिन उसकी ऑफिस में मीटिंग थी जिसमें उसको लंच मिलना था। वैसे वो लंच घर से ले जाता था, उस दिन उसको लंच नहीं, वो मीटिंग पोस्टपोन हो गई, उसको लंच नहीं मिला। उसने कैंटीन में डोसा खा लिया, उसका पेट खराब हो गया। भागा अपनी मम्मी के पास, मम्मी ने उसको दवाई दी, पर वो कुछ ज़्यादा लंबाई चला। तो उसके कलीग्स ने भी सजेस्ट किया और उसने भी सोचा कि टू बी ऑन दी सेफ साइड एक अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। अल्ट्रासाउंड करवाया तो पता चला किडनी के ऊपर एक छोटा सा लंप है। नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। फिर उन्होंने कहा नहीं, वाई टेक ए चांस, अच्छा है इसको ऑपरेशन करके निकाल ही देते हैं। उसका ऑपरेशन किया, निकाला। ऑपरेशन हुआ दिल्ली में एम्स में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जो कि शायद इंडिया का सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है, जहां प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सबका इलाज होता है। जब वो ऑपरेशन हुआ और उसका रिजल्ट आया, हमारी पूरी दुनिया उजड़ गई। कहते हैं जी ये तो तब तक काफ़ी फैल गया था और ये बहुत बुरे टाइप का कैंसर था। अब हम इसकी 9 महीने केमोथेरेपी करेंगे, बहुत स्ट्रांग डोजेस, पर ठीक होता है या नहीं हम कुछ नहीं कह सकते। हमने उसका एक सैंपल अमेरिका भेज के टेस्ट करवाया और एक सैंपल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में, जो कि इंडिया में कैंसर का सबसे पुराना और सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है। हमें हर जगह से जवाब मिल गया। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के हेड ने यहाँ तक कहता कुछ मत करो, कोई चांस नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि आप इसे बचा सको, और ये जितने दिन जिंदा रहा ये भुगतेगा, इसके साथ आप भुगतेंगे। अक्लमंदी है कि जितना जल्दी जाता है जाने दो। समझ सकते हैं 24 साल के बेटे के लिए ये सुन के हमारा क्या हाल हुआ होगा। तब गुरुजी ने हम पर असीम कृपा करके हमें अपनी शरण में बुला लिया। ये वो द्वार है जहाँ पर पहली बार, 10वीं बार या 100वीं बार हो, आप तभी आ सकते हैं जब गुरुजी आपको बुलाएं। किसी के कहने से या अपनी मर्जी से कोई नहीं आ सकता। अब देखिए हमें कैसे वो बुलाती हैं। गुरुजी ने मेरी आंटी की डिस्पेंसरी, एक हॉस्पिटल
एक डिस्पेंसरी से दूसरी डिस्पेंसरी में करवाई। एक और लेडी डॉक्टर की भोपाल से 2-3 महीने के लिए उस डिस्पेंसरी में ट्रांसफ़र करवाई। एक दिन ये दोनों बात कर रही थी तो उस लेडी डॉक्टर को पता चला कि इसके बेटे का ये हाल है। तो वो इसको कहती है एक गुरुजी हैं, आप उनके यहाँ चलोगे? वैसे मुझे बाबू में विश्वास नहीं है, मैं बाबे के पास किसी बाबे के पास नहीं जाती, पर मेरे ब्रदर को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। और सच मानिए हमें गुरुजी में कोई विश्वास नहीं था। मैं इंजीनियर हूँ, मेरी आंटी डॉक्टर, दोनों बेटे इंजीनियर। साइंस के स्टूडेंट्स आपको पता है कैसे होती हैं, ऐसे करो तो ऐसा होगा, ऐसे करो तो ऐसा होगा। हमने कहा ये थोड़ी कि जिस कैंसर का कोई इलाज ही नहीं है, किसी ने कोई ताबीज़ या धागा बांध दिया या प्रसाद दे दिया तो कैंसर ठीक हो जाएगा क्या? पर हम इतने लाचार थे, इतने मजबूर थे, कोई और द्वार नहीं दिख रहा था जहाँ हमें 1% भी उम्मीद हो। इसलिए मजबूर होके हमने माना विदाउट एनी फेथ, अच्छा चलो चलते हैं। उन दिनों आप गुरुजी के यहाँ ऐसे ही नहीं जा सकते थे, उनसे परमिशन लेके। तो उस आंटी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं अपनी एक सहेली को ले आऊँ? कहते हैं क्यों? गुरुजी उसके बेटे को कैंसर है। अच्छा ले आओ। हम गए, उनको पता था हम क्यों आए हैं। गुरुजी बहुत कम बोलते हैं, वो बोलते नहीं करते हैं। पहले दिन उन्होंने हमारे साथ सिर्फ 2 अक्षर बोले, कल्याण कीता। और आप विश्वास करेंगे उनके कल्याण कीता कहने से बेटे का कैंसर गायब है। सीटी स्कैन करवाया तो डॉक्टर दंग रह गए, कहती ये कैंसर तो कभी जाता ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। पर इसके शरीर में कैंसर का नामो निशान नहीं है। कैसे हुआ हमारी समझ से बाहर है, पर हुआ है। फिर गुरुजी कहने लगे, ओ मुंडे दा ब्याह कर लो, मुंडे दा ब्याह कर लो, मतलब बेटे की शादी कर लो। अब ऑफ कोर्स उसकी उम्र भी थी और कौन माँ बाप नहीं चाहेगा बेटे की शादी। हम भी बड़े खुश हुए जी, उसकी शादी के लिए कोशिश शुरू की। बहुत अच्छे अच्छे प्रपोजल्स आए, दोनों फैमिलीज को सब बातें ठीक लगी। जब उनको बताते कि भाई देखो आज ये गुरुजी की कृपा से ठीक है, पर इसको कैंसर हो चुका है, अब इतनी बड़ी बात कैसे छुपाएंगे? अच्छा जी राम राम, बात खत्म। काफी देर ये सिलसिला चलता रहा, गुरुजी कहते रहे और हम कोशिश करते रहे, हुआ कुछ भी नहीं। आखिर एक दिन फिर जब गुरुजी ने मेरी आंटी को बोला, वो उसी को बोलते थे, ओ मुंडे दा ब्याह कर ले, बेटे की शादी कर ले। तो वो कहती है, गुरुजी लड़की भी आप ही दिलाई है, क्योंकि तब तक हम समझ गए थे कि ये काम हमारे बस का नहीं है, हमसे ये काम कभी नहीं होगा। गुरुजी कहते हैं ठीक। गुरु कहते हैं ठीक है, आपको पंजाबी लड़की दिलाएंगे, हम सिंधी हैं। तो हमने कहा गुरुजी पंजाबी लड़कियों की तो प्रपोजल्स ही नहीं आएंगी, वो सोचेंगे ये सिंधी लड़की ढूंढ रही हैं, बिगनिंग कैसे होगी? एक ऐड दे दे न्यूज़पेपर में, क्या करें? कहते नहीं नहीं, चुप करके बैठ जाओ, घर बैठे लड़की आ जाएगी। जैसे लड़की कोई खिलौना है, घर बैठे आ जाएगी। खैर हमारी कोशिश से तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा था, हम भी चुप करके बैठ गए। लगभग 1 साल बीत गया। एक दिन बेटा फिर कैंटीन में बैठा था तो कोई लड़की आई उसके पास, अच्छी खासी, कंप्यूटर इंजीनियर, फादर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत सीनियर ऑफिसर। पहले तो आके इससे इसके कलीग के बारे में बात की। कहती है मैं लास्ट टाइम जब इस कंपनी में आई थी ट्रेनिंग के लिए, मैंने सो एंड सो के अंडर ट्रेनिंग की थी, वो लड़का कहीं दिख नहीं रहा। इसने कहा नहीं जी, वो तो ये ऑफिस छोड़ के चला गया, वो आजकल यहाँ काम नहीं करता।
2-4 दिन बाद वो किसी बहाने से फिर मिली, 2-4 दिन बाद फिर मिली, 2-4 दिन बाद फिर मिली। और एक दिन वो इसको कहती है कि मेरे पेरेंट्स आपके पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं मैट्रिमोनियल के लिए। इसने सबसे पहले बताया, देखो आज मैं गुरुजी की कृपा से ठीक हूँ, पर मुझे बहुत खतरनाक टाइप का कैंसर हो चुका है, मैं सच्चाई तुमसे छुपाऊंगा नहीं। अब इनकी लीला देखिए, उस लड़की का मामा कैंसर में मर चुका था, उसको पता था इसको फिर कभी भी कैंसर होने का बहुत खतरा है, और उसने या उसके परिवार ने कभी गुरुजी का नाम भी नहीं सुना था, मिलना तो दूर की बात है। फिर भी वो कहती है कोई बात नहीं। उसके पेरेंट्स हमारे यहाँ आए, प्रपोज किया, दोनों फैमिलीज को सब बातें ठीक लगी। हमने फिर उन्हें बताया कि भाई देखो इसको बहुत खतरनाक टाइप का कैंसर हो चुका है। कहते हैं हाँ बेटी ने हमें बता दिया है। उनकी तरफ से तो हाँ हो गई। हमने कहा भाई देखो जो हमारी हिस्ट्री है, हमारा फाइनल डिसीजन हमारे गुरुजी लेंगे। कहते हैं ठीक है, आपको जिससे पूछना है पूछ लो। हमने गुरुजी को बताया, गुरुजी ये प्रपोजल आया है। कहते हैं हाँ कर लो भैया। और जैसे उन्होंने लगभग 1 साल पहले कहा था, घर बैठे पंजाबी लड़की आ गई। कुछ टाइम बाद इन्होंने सोचा अपनी फैमिली बढ़ाई जाए। कोई भी मैरिड कपल चाहेगा कि हमारा बच्चा हो। पता चला लड़की को 3 प्रॉब्लम्स हैं, माइनर थैलेसीमिया, हाइपोथायराइडिज्म और मल्टीपल सिस्ट्स इन ओवरीज, तीनों कॉजेज फॉर इनफर्टिलिटी। डॉक्टर्स कहती हैं इस लड़की के मां बनने के चांसेस सिर्फ 25% हैं, और कैंसर वाले आदमी को कभी बच्चा हो ही नहीं सकता। 3 साल इन्होंने पता नहीं कितने स्पेशलिस्ट को कंसल्ट किया, सब ने जवाब दे दिया अपना बच्चा कोई चांस ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता, किसी को गोद ले लो। 31 दिसंबर 2004 गुरुजी न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट कर रहे थे बड़े मंदिर में। बहुत बड़ा फंक्शन होता है। वो अपने हाथ से प्रसाद दिया करते थे, जो आज सेवादार आपको दे रहे हैं। उस दिन बूंदी के लड्डू थे। जब मेरी बहू को दिए, बोले ले ये तेरी दवाई है, वो बूंदी का लड्डू। 15 जनवरी के अराउंड उसको पता चला कि वो पेट से है। लगभग 1 हफ्ता बीता। संगत से कोई अनजान आंटी, जिसको वो जानती नहीं है, नाम नहीं पता, कभी मिली भी नहीं है, आके इसको कहती है कि गुरुजी ने मुझे सपने में कहा है कि तुम्हें जुड़वा बच्ची है। और गुरुजी के सपने सपने नहीं होते, हकीकत होती हैं। कंसीव करने के 1 हफ्ता बाद तो दुनिया का सबसे बढ़िया डॉक्टर या कोई अल्ट्रासाउंड टेस्ट आपको नहीं बता सकता कि 1 बच्चा है या 2 हैं। गुरुजी कहते हैं इसको जुड़वा बच्ची है। 24 फरवरी 2006 उसको कंसीव किए, लगभग 1.25 महीना हुआ था। महाशिवरात्रि का दिन, सवेरे सवेरे उसको बहुत ब्लीडिंग हो गई। उसने अपने डॉक्टर को फोन किया, कहती है ऑब्वियसली मिसकैरेज हो रहा है, तुम एकदम बेड रेस्ट लो, एकदम मतलब एकदम, इवन बाथरूम तक मत जाओ, बेड पेन यूज करो, मुझे दिखाने भी मत आओ, मैं कुछ नहीं कर सकूंगी, और जो तुम वहां से यहां तक आओगी तुम्हारा केस और बिगड़ेगा, आगे तुम्हारी किस्मत। वो सारा दिन बिस्तरे पे पड़ी रही, बेड पेन यूज किया। कहती है इतनी ब्लीडिंग हो गई थी, मैं इतना कमजोर फील कर रही थी, मुझे बिस्तर से उठने की शक्ति नहीं थी। महाशिवरात्रि का दिन शाम को बड़े मंदिर में साल का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन, सबसे इम्पोर्टेंट होता है 7 जुलाई का, और दूसरे नंबर पे होता है महाशिवरात्रि का। अगेन इनकी लीला देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम और अभी तक ओनली टाइम ऑर्गेनाइजर्स ने सोचा अरे यहाँ तो हजारों लोग होंगे,
हर एक कहेगा गुरुजी की आरती मैं करूं, हम इनको हाँ बोले इनको ना बोले क्या? चलो आज आंटियों से करवाती हैं गुरुजी की आरती और लॉटरी डालती हैं कि गुरुजी की आरती कौन कौन करेगा। बहू बेटे ने हमें बताया नहीं था कि बहू की क्या हालत है, पता था कुछ कर तो सकेंगे नहीं, खामखा का इनको भी टेंशन हो जाएगा। जब लॉटरी डाल रहे थे मेरी आंटी ने अपना तो नाम डाला, बहू का भी डाला, बेटी का भी डाला, और जो इनकी मर्जी। मेरी आंटी का नाम नहीं निकला, बेटी का नाम नहीं निकला, बहू का नाम निकला कि वो गुरुजी की आरती करेगी। हमने उसको फोन किया, अरे कहाँ हो तुम, जल्दी आओ, तुम उन भाग्यशाली में से हो जो आज गुरुजी की आरती करेंगी। फिर भी उसने हमें नहीं बताया कि उसकी क्या हालत है। कहती है मुझ में बिस्तर से उठने की शक्ति नहीं थी। पहली बार वो बिस्तर से उठी, तैयार हुई, वो गाजियाबाद में रहते थे, गाजियाबाद से बड़ी मंदिर 45 किलोमीटर की ड्राइव के बाद पहुंची, गुरुजी की आरती की और 45 किलोमीटर की ड्राइव के बाद वापस घर गई। बहू बेटा कहते हैं हमें 15 दिन डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। बेवकूफ हो, मैं तुम्हें कहती हूँ बाथरूम तक मत जाओ और तुम 90 किलोमीटर गाड़ी में ड्राइव में घूमती फिरती हो, पागलपन नहीं तो क्या है। 15 दिन बाद जब वो गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने उसे एग्जामिन किया, उसका रंग उड़ गया। कहती है एक बेबी का वो प्लेसेंटा माँ से अलग हो गया है, अब तो उसको ना ब्लड सप्लाई मिलेगा ना ऑक्सीजन। अब बगैर सांस लिए कितनी देर, 5 मिनट जिंदा रह सकते हैं। कहती है अब तो उसके जिंदा रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और वो बच्चा मर जाएगा, उसका जहर फैल जाएगा, दूसरा बच्चा भी मर जाएगा, और जब तक दूसरा बच्चा जिंदा है हम एबॉर्शन करके पहले बच्चे को निकाल नहीं सकते। अब तो भूल जाओ इस प्रेगनेंसी को, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। पर गुरुजी तो कहते हैं ना, मैं शुरू वहां पर होता हूं जहां आदमी की सोच या मेडिकल साइंस खत्म होती है। उस हालत में भी उसकी प्रेगनेंसी चलती रही। हाँ, बच्चों का रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ना कम हो गया, पर प्रेगनेंसी चल रही। डॉक्टर हैरान, कहती है ऐसा केस हमने ना कहीं पढ़ा है, ना सुना है, ना देखा है, बगैर ब्लड सप्लाई, बगैर ऑक्सीजन के प्रेगनेंसी चल रही है, दोनों बच्चे जिंदा हैं। गुरुजी ने वो 22 अक्टूबर को ड्यू थी। गुरुजी ने 2 बार मेरी बहू को सपने में आके बताया कि तेरी डिलीवरी 21 सितंबर को होगी, 1 महीना 1 दिन पहले। और 21 सितंबर को उसने जुड़वा बच्चे डिलीवर किए, लड़का और लड़की। एक के माथे पे ओम, दूसरे के हाथ पे त्रिशूल। गुरुजी कहते हैं ये ऐसे वैसे बच्चे नहीं हैं, ये शिव जी के बच्चे हैं। नामकरण गुरुजी ने किया और नाम रखे अर्जुन और गौरी, जो शिव जी और माता पार्वती के दूसरे नाम हैं। मेरे बेटे को कहते हैं देखो मैंने एक झटके में तुम्हारी फैमिली कंप्लीट कर दी, इवन मेरे से तुम्हें कभी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। जबकि मांगना तो छोड़िए, मैंने आपको बताया कैसे हुए, हमने गुरुजी को बताया तक नहीं कि गुरुजी ये प्रॉब्लम है, कुछ कृपा कीजिए। वो जानी जान मैं क्या बताऊंगा उनको। और मेरी आंटी को कहते हैं आंटी कभी देखा है, कभी सुना है कि कैंसर वाले आदमी को बच्चा हो जाए? मैंने तेरी डॉक्टरी फेल कर देती। ये हैं हमारे गुरुजी, साक्षात महाशिव। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे से पैदा हुए हैं, इससे बढ़कर तो कोई हो ही क्या सकता है। कहते हैं मैं अपनी मर्जी से आता हूँ, अपनी मर्जी से जाता हूँ, और मैं आता हूँ सिर्फ जो पता नहीं कितने जन्मों से मेरे भगत रह चुके हैं उनको इकट्ठा करके उनका कल्याण करने के लिए। यहाँ कोई नया पुराना नहीं है। अगर आज आप पहली बार यहाँ आए हैं, ये मत सोचिए कि आप आज से जुड़ रहे हैं, पता नहीं आप कितने जन्मों से हैं उनके साथ। किसी आंटी ने गुरुजी को कहा गुरुजी आज तो मुझे ब्लेस कर दीजिए। कहते मैंने तो तेरे को 300 साल पहले भी ब्लेस किया था। अब बताइए 300 साल में कितने जन्म बीत गए, आपको पता है या मुझे पता है? इसलिए यहाँ कोई नया पुराना नहीं है। आपको पता ही नहीं आप कितने जन्मों से उनके साथ जुड़े हुए हैं।
कोई छोटा बड़ा हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है यहाँ। वो अंतर्यामी है, आपके मन की हर बात जानते हैं, आपके गुजरे हुए, प्रेजेंट और आने वाले जन्मों का सब जानते हैं। इसलिए उनको कभी कुछ बताना नहीं पड़ता, उनसे कुछ मांगना नहीं पड़ता, करने को वो कुछ भी करते हैं। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल केसेस में बच्चे दे देते हैं, जैसे मैंने अभी आपको अपने पोती पोती का बताया। मुझे केसेस पता है जहां आंटी को यूट्रस ही नहीं है, बच्चेदानी नहीं है, या फैलोपियन ट्यूब नहीं है, उसको भी बच्चा दे दिया, कौन सी बड़ी बात है। बड़ी से बड़ी बीमारी, और कुछ नहीं है तेरे को, वहम ना कर, अब ठीक हो गए। बगैर उनकी आज्ञा के यमराज आपको छू नहीं सकता, छू नहीं सकता। मुझे केसेस पता है जहां एम्पायर स्टेट में संगत चल रही थी, यमराज आया, वो किसी अंकल को ले जाने लगा, गुरुजी कहते हैं देख ये मेरा भगत है, तू उसे हाथ नहीं लगाएगा। यमराज कहता है गुरुजी आपको पता है इसका टाइम खत्म हो गया, आज मुझे इसे ले जाने नहीं, आज मैं तुम्हें किसी हालत में इसे नहीं ले जाने दूंगा। और यमराज खाली हाथ वापस लौट गया। मैं आपको एक अपना बताता हूँ। मुझे तो उन्होंने पता नहीं कितनी बार न्यू लाइफ दिया, पता नहीं कितनी बार। उनके यहाँ इस जन्म में जाने से पहले बहुत बार दी है, 3 बार दी है जब मैं वो चोले में थी और मैं उनके यहाँ आता जाता रहता था, और चोला छोड़ने के बाद भी मुझे कई बार न्यू लाइफ दी है। आज मेरा हॉरोस्कोप किसी अच्छे पंडित को दिखाओगे ना, वो आप पे गर्म हो जाएगा, कहेगा मेरे से मखौल कर रही है, ये आदमी तो पता नहीं कितने साल पहले मर चुका है। मैं पहले एक सुनाता हूँ। मैंने उनके यहाँ जाना शुरू किया, उसके कोई 2-3 महीने बाद मैं कैलाश मानसरोवर जाना का प्लान कर रहा था। मैंने पढ़ रखा था कि कैलाश मानसरोवर जो भी जाता है ना, वहाँ शिव जी के दर्शन जरूर होते हैं। आप उन्हें पहचानो या नहीं ये दूसरी बात है, पर दर्शन होते हैं। प्लस क्या सीनरी है वहाँ की, कितनों को चांस मिलता है जाने का। मैंने भी अपनी ऑफिशियल, अच्छा कैलाश मानसरोवर इंडिया के अंडर नहीं है, तिब्बत में आता है, चाइना के अंडर। वहाँ पर आप ऐसे ही नहीं जा सकते, गवर्नमेंट भेजती है कोई 25-30 का ग्रुप, और हर ग्रुप के साथ एक गाइड होता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, जो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ लिएजन करता है। मैंने भी अपनी ऑफिशियल पोजीशन यूज़ करके अरेंज किया कि मैं एक ऐसे ग्रुप के साथ जाऊंगा गवर्नमेंट की तरफ से गाइड बन के। मैंने सोचा 3 हफ्ते का इतना बढ़िया ट्रिप, ऑफिस की टेंशन से दूर, शिव जी के दर्शन होंगे, प्लस क्या फर्स्ट क्लास सीनरी है। जाने से थोड़ा पहले मैंने गुरुजी को बताया, गुरुजी मैं कैलाश मानसरोवर जा रहा हूँ, जैसे मैं बड़ी बहादुरी कर रहा हूँ। कहते हैं क्यों? और शिव जी तेरे सामने यहाँ खड़ी हैं, वहाँ क्या तू सीनरी देखने जा रहा है? नहीं मत जाओ, एकदम मना कर दिया। और सच मानिए मैं बहुत दुखी हुआ। मैंने कहा आप में से किसी को चांस मिला है कैलाश मानसरोवर जाने का? मैंने कहा कितनों को चांस मिलता है कैलाश मानसरोवर जाने का? मैं जा रहा हूं तो गुरुजी मुझे जाने नहीं दे रहे। प्लस मैंने सोचा यार जिस ऑफिसर से मैंने अरेंज किया है उसको बोलो नहीं मैं जाना नहीं चाहता। कहता तुम बेवकूफ हो, लोगों को चांस नहीं मिलता, तुम्हें चांस मिल रहा तो कह रहे हो मैं नहीं जाना चाहता। मैंने कहा मैं तो अच्छा फंस गया, पर गुरुजी आपको कभी फंसने नहीं देते। ये बहुत रिगोरस ट्रिप है। जाने से पहले आपका अच्छा खासा मेडिकल एग्जाम होता है, मैं उसमें फेल हो गया। मेरा टीएमटी टेस्ट पॉजिटिव आया। डॉक्टर कहता है इसके बाद तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, तुम्हें अगर जाना है तो कल आके स्ट्रेस थैलेम करवा लो, अगर वो टेस्ट ठीक आया तो तुम चले जाना, वरना आई एम सॉरी। मैंने कहा थैंक यू, मैं तो इस मौके की तलाश में था, मैं नहीं गया। और उस साल रास्ते में ऐसे जबरदस्त लैंडस्लाइड्स आए, 30 आदमियों के 2 बैच, लगभग 60 लोग ऐसे दब गए
इस बात को 24 साल हुए हैं, अभी तक उनके लाश नहीं मिले। वो लाश अभी तक दबे हैं, किसी का अंतिम दाह संस्कार भी नहीं हो सकता। वो कबीर बेदी की वाइफ प्रतिमा बेदी जिसमें मर गई थी, और जब ये हुआ गुरुजी मुझे कहते हैं देखा मैंने तुम्हें बचा लिया। यूं तो वो न्यू लाइफ देते हैं। एक और आपको सुनाता हूं। मार्च 2004 मुझे थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, मेरा सांस उखड़ जाता था। एक आध स्पेशलिस्ट को दिखाया, कहते हैं जी एंजियोग्राफी करवा लो, हो सकता है बाईपास ऑपरेशन करवाना पड़े या कम से कम स्टेंट डलवानी पड़े। मैंने बत्रा हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी की अपॉइंटमेंट ले ली। मैं दिल्ली में रहता था तब, और गुरुजी को बताया, गुरुजी सिर्फ बताया, माइंड यू कुछ मांगा नहीं। गुरुजी मैं बत्रा हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी करवाने जा रहा हूँ। नहीं, बत्रा में नहीं, तू एम्स में करवा। क्योंकि उनको पता था कि मेरी एंजियोग्राफी में क्या होगा, और कुछ प्लेसेस पे वो ज़्यादा ब्लेस कर सकते हैं। एम्स में तो आपको 6-6, 8-8 महीने अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। गुरुजी अपने किसी भगत को बोले, वो एम्स में ही ENT स्पेशलिस्ट था, कहते हैं इसको तू एंजियोग्राफी की अपॉइंटमेंट लेके दे। उसने 2-3 दिन में मुझे एंजियोग्राफी की अपॉइंटमेंट दिला दी। मेरी एंजियोग्राफी हुई, रिजल्ट आया, कहते हैं जी आपको एक साइलेंट हार्ट अटैक पहले कभी हो चुका है। साइलेंट मतलब तब आपको पता नहीं चला, आपकी तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं। फिलहाल तो वो इस टेस्ट के बाद मुझे ICCU में ले गए कि आपका तो इमीडिएट बाईपास ऑपरेशन करना पड़ेगा। जो सीनियर डॉक्टर इंचार्ज ऑफ दी शिफ्ट है वो अभी बिजी है, जब वो फ्री होगा आके देखेगा और डिसाइड करेगा कि कब क्या करना है। वहीं पर ICCU में 1-1.5 घंटे के बाद लगभग 1 बजे मुझे सेकंड मैसिव हार्ट अटैक हुआ और मैं मर गया। डॉक्टर्स ने कहा खत्म है, इसकी हार्ट चल नहीं रही, पल्स है नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं। मेरी आंटी आई, वो डॉक्टर्स को बोलती अरे मैं तो इसकी वाइफ हूँ। डॉक्टर कहता है अरे वाइफ हो नहीं, आप इसकी वाइफ थी, ये है ही नहीं, आप किसकी वाइफ है, खत्म। पर गुरुजी की कृपा से वो जूनियर डॉक्टर्स मुझे रिवाइव कर सके। मुझे नहीं पता क्या किया, इलेक्ट्रिक शॉक दिया, हार्ट मसाज क्या किया या क्या, पर बोला जी हमने इसको रिवाइव कर दिया है। मैं वहीं ICCU में पड़ा रहा। रात को 9 बजे जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर इंचार्ज ऑफ द शिफ्ट था, वो जब फ्री हुआ, राउंड पे आया, वो तो मेरी हालत देख के दंग रह गया, अपने स्टाफ गर्म हो गया। कहता तुमने किया क्या है, इतने घंटे बर्बाद कर दिए, इसको तो कभी भी तीसरा हार्ट अटैक आएगा और खत्म, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तुमने मुझे उस टाइम क्यों नहीं बुलाया? मैं तो कुछ सुनने समझने की हालत में ही नहीं था। मेरी आंटी को उसने कहा देखो इसका इमीडिएट बाईपास ऑपरेशन करना पड़ेगा। इमीडिएट मतलब अभी, सवेरे तक तो ये पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा। और आजकल तो बाईपास ऑपरेशन मामूली बात हो गई है, हर हॉस्पिटल में रोज पता नहीं कितने होते रहते हैं, पर जो इसकी हालत है काफ़ी रिस्क है। हो सकता है ये ऑपरेशन टेबल पे ख़त्म हो जाए और मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। अगर आप रिस्क लेते हो तो मैं इसका ऑपरेशन करूंगा, वरना आप डिसाइड करो क्या करना है। और बगैर ऑपरेशन के ये किसी भी मिनट मर सकता है। आगे घूमा पीछे खाई, हम ऐसे फंसे, समझ नहीं आए क्या करें। मेरी आंटी ने किसी संगत के थ्रू गुरुजी को मैसेज भेजा, गुरुजी अंकल ICCU में है और डॉक्टर ऐसे कह रहा है, समझ नहीं आता क्या करें। गुरु कहते हैं क्या है, डॉक्टर तो चीरेगा फाड़ेगा, अंदर जो करना है वो तो मैं करूंगा, करवा लो ऑपरेशन। अब ये सुनने के बाद तो हमारे लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रही। मेरी आंटी ने डॉक्टर को बोला तेरे को जो करना है कर ले। वो बेचारा सवेरे 9 बजे से ड्यूटी पे था, कहता है मैं कल सवेरे तक वेट नहीं कर सकता। रात को 11 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गया। 6.5 घंटे मेरा ऑपरेशन चला, काफ़ी लंबा हुआ।
जैसे ही मुझे ICU में वापस ले आए, देखा अंदर आर्टरी बस्ट हो गई है। फिर ऑपरेशन थिएटर में ले गए, फिर खोला, फिर 1.5-2 घंटे इनको जो कुछ करना था किया। नॉर्मली इस ऑपरेशन के बाद लोग 1-1.5 दिन ICU में रहते हैं, 3-4 दिन हॉस्पिटल में। मैं 1 हफ्ता ICU में था विद एवरी पॉसिबल लाइफ सपोर्ट सिस्टम। जहां वो एक हटाते, मैं फिर वो पहले में वार्न करते, ये मत सोचे कि ये आउट ऑफ डेंजर है। मैं फिर क्रिटिकल हो जाता, फिर वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगाते। 3 हफ्ते हॉस्पिटल में था। उसके बाद बार बार कॉम्प्लिकेशंस होती, 2 बार फिर एडमिट होना पड़ा एज इंडोर पेशेंट। मेरे लंग्स इतने कमजोर हो गए थे कि 3 महीने मैं एक अक्षर भी नहीं बोल सका, एक अक्षर नहीं बोल सका। 3 महीने मुझे करवट बदलने की इजाजत नहीं थी, सीधा बैक पे लेटता था। वो 3 महीने जो मैंने और मेरी फैमिली ने सफर किया ना, आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, इतना हमने सफर किया। पर ये 19 साल पुरानी बात है, आज मैं आपके सामने हूं। अच्छा, एक चीज और आपको बताऊं, मुझे हर 3-4 महीने चेकअप के लिए जाना पड़ता है। उस डॉक्टर से थोड़ी नेचुरली इतने सालों से जा रहा हूँ, थोड़ी दोस्ती भी हो गई है। मैंने उसको गुरुजी के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया है, हालांकि वो इतना बिजी रहता है, कभी आया नहीं गुरुजी के पास। अभी कोई 2-2.5 साल पहले वो मुझे कहता है जो मैंने बाईपास ऑपरेशन किया था उसकी लाइफ होती है 7-8 साल, फिर वो आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, फिर बाईपास ऑपरेशन करना पड़ता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी दूसरी बार करवाया था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। कहते हैं आप ये बाईपास ऑपरेशन या दवाइयों के जोर पे नहीं चल रहे, आप सिर्फ अपने गुरुजी की मेहर से चल रहे हो। ये इसके वर्ड्स हैं। जो डॉक्टर आज से 19 साल पहले एम्स में शिफ्ट इंचार्ज था और अभी उसने रिटायर किया है एज हेड ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, ये हैं हमारे गुरुजी। अच्छा, गुरुजी कहते हैं आपके 90% कर्म मैं माफ कर देता हूं, और वो सिर्फ एक शिव जी कर सकते हैं और कोई भी नहीं। विष्णु जी ने भी श्री कृष्ण के अवतार में गीता में कहा है कि प्रारब्ध तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, पर गुरु जी कहते हैं कि आपके 90% कर्म मैं माफ कर देता हूँ और बाकी 10% आपसे वो भी नहीं भुगते जाएंगे, वो मैं आपको भुगताऊंगा। और वो इसलिए कि आपका सब जन्मों के लिए अकाउंट क्लियर हो जाए और तभी आप मोक्ष के हकदार हो सकते हैं। पहले आपको एक रिलेटेड केस सुनाता हूं। एक अंकल, उनकी भी मेरी तरह एंजियोग्राफी हुई। डॉक्टर कहता अरे तुम्हारी तो तीनों आर्टरीज ब्लॉक हैं, अभी एडमिट हो जाओ, बाईपास ऑपरेशन करवा लो। कहता है डॉक्टर साहब मुझे 1 दिन की मोहलत दीजिए। डॉक्टर कहता है ठीक है, कल सवेरे आ जाना। ये शाम को गया गुरुजी के पास। गुरुजी, डॉक्टर्स कहते हैं मुझे इमीडिएट बाईपास ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। और कुछ नहीं है तेरे को, वहम मत कर। उसके हाथ में एंजियोग्राफी की रिपोर्ट है। कहता गुरुजी डॉक्टर तो कहता है मेरी तीनों आर्टरीज ब्लॉक है। अरे डॉक्टरों को क्या पता, हाथ में एंजियोग्राफी रिपोर्ट है, आप उसको बोलो डॉक्टरों को क्या पता। वो तो यूं देखने लग गया, कुछ बोलने लायक तो बचा ही नहीं। गुरु कहते हैं बैठ जा। वो बैठ गया। गुरु जी की कृपा से उस दिन समोसा प्रसाद था और वहां पर समोसे रियली बड़े बड़े होते थे, रियल किंग साइज। गुरु जी ने एक हाथ में उठाए 5 समोसे, उसको देते हैं ले ये खा ले। जिसकी तीनों आर्टरीज ब्लॉक हैं उसको 5 समोसे दे रहे हैं खाने के लिए। एंड आई चैलेंज, जो बैठे हैं ना, किसी से भी उतने बड़े 5 समोसे नहीं खाए जाएंगे। उस बेचारे ने धीरे 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 सारे खा लिए। गुरुजी ने 2 और दिए, ले ये भी खा ले। उसकी तो शामत आ गई, पानी का ग्लास मांगा के उसने किसी तरह वो भी खा लिया। उसके बाद गुरुजी कहते हैं तू ऐसे नहीं मानेगा, तू कल फिर जाके एंजियोग्राफी करवा ले।
ये अगले इसने भी सोचा हाँ ये बात ठीक है, गया ये डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मेरी एंजियोग्राफी फिर करो। अरे कल तो तुम्हारी एंजियोग्राफी की है, एक दिन में एंजियोग्राफी में क्या चेंज आएगा? डॉक्टर साहब मैं पैसे दे रहा हूँ ना, आप करो तो सही। उसने जिद करके एंजियोग्राफी करवा ली और वो डॉक्टर इंडिया के 3 सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट में से एक है। वो आके इससे हाथ जोड़ के माफी मांगने लगा, भाई साहब सॉरी, लगता है मेरे स्टाफ ने कोई गलती कर दिया, कोई रिपोर्ट में मिक्सअप कर दिया है। कल वाली रिपोर्ट में तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं और आज वाली में तीनों क्लियर, एक 20 साल की नौजवान की जैसे। ये दोनों रिपोर्ट सेम आदमी की हो ही नहीं सकती। ये कहता है नहीं डॉक्टर साहब आपके स्टाफ की कोई गलती नहीं है, ये मेरे गुरुजी की मेहर है। वो कहता है मैं ऐसे गुरु को मिलना चाहता हूँ। वो अपनी पूरी टीम लेके गुरुजी के पास पहुंच गया और उसकी अपनी वाइफ को स्किन कैंसर था जो गुरुजी ने ठीक किया। तो देखिए उस अंकल को गुरुजी ने 7 समोसे खिला के तीनों आर्टरीज क्लियर कर दी, मेरी नहीं की। क्यों? उस अंकल के पिछले जन्मों के कर्म मेरे से बहुत अच्छे रहे होंगे, मेरे खराब होंगे। बोले बेटा भुगत ले, मैं हूं ना तेरे साथ। वो पीट गए ना। ये हैं हमारे गुरुजी। उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, उनसे कभी कुछ मत मांगिए। गुरुजी बार बार कहते हैं मंगो नहीं मनो। क्यों? मैं इसके रीजन बताता हूं। नंबर 1, आप मांग के उनको छोटा करते हो। देखिए मान लो एक महाराजा जा रहा है, मैं उसको बोलूं महाराजा मेरे को 10 रुपए तो दे दो, मैं उसको नीचा कर रहा हूं, अरे वो तो मुझे 10 लाख भी दे सकता है। दूसरा, जो चीज आप मांग के लेते हो ना वो टेम्पररी होती है, वो आपके पास हमेशा नहीं रहेगी। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आंटी मेरे को अपना पेन तो देना, आपने मुझे दे दिया, यू विल एक्सपेक्ट यूज के बाद मैं आपको वापस करूंगा, पर अगर आपने खुद ही मुझे दे दिया तो वो मेरा हो गया। तीसरा, जब आप मांगोगे अपनी हैसियत अपनी औकात से मांगोगे, वो देंगे तो अपनी हैसियत से। कहाँ उनकी हैसियत, कहाँ मेरी हैसियत, जमीन आसमान का फर्क है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको ये पता ही नहीं कि आप जो मांग रहे हैं वो आपके लिए अच्छा भी है या नहीं है। पर गुरुजी वो देते हैं जो ना सिर्फ आपके लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए बेस्ट है। मैं इसका 1-2 सत्संग सुनाता हूँ आपको। एक अंकल थे, वो बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेना पड़ता था उनको, ले लेते थे। एक दिन वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेने के लिए हॉस्पिटल में थे, रात के 9 बज गए। बाय चांस उनको कोई ब्लड डोनर्स नहीं मिले। अब अपना और तो कोई सहारा है नहीं। उसकी आंटी ने गुरुजी को बहुत सिंसियर अरदास की, गुरुजी इनके लिए ब्लड चाहिए, प्लीज 2 ब्लड डोनर्स तो भेज दीजिए। 5 मिनट में उसका दूध वाला आ गया। मैडम क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हो। कहती है जी इनके लिए 2 ब्लड डोनर्स चाहिए, कोई मिल नहीं रहा। मैडम हम दे दें, मैं और मेरा एक दोस्त नीचे खड़ा है, हम दोनों दे दें। आंटी इतनी खुश हुई, और क्या चाहिए। वो 2 ब्लड डोनर्स ले लिए। आज रात को ये बात हुई, परसों सवेरे उस अंकल की डेथ हो गई। आंटी ने गुरुजी को कहा, गुरुजी आपने परसों रात को तो इसके लिए 2 ब्लड डोनर्स अरेंज किए और आज इसकी डेथ हो गई। गुरुजी कहते हैं मैं क्या करता, मुझे पता था इस अंकल की लाइफ नहीं है, मैं बिजी था इसको लाइफ देने के लिए, उस काम में मैं बिजी था। तुमने इतना सिंसियरली मेरे को अरदास की कि गुरुजी प्लीज इसके लिए 2 ब्लड डोनर्स तो भेज दीजिए। और भगवान तो भगत के वश में होता है ना, मैंने इसको लाइफ बचाने का काम आधे में छोड़ के तुम्हारे लिए 2 ब्लड डोनर्स अरेंज किए और ये रिजल्ट हुआ। इसीलिए उनसे कभी मत मांगो कुछ। गुरुजी बार बार कहते हैं मंगो नहीं मनो। मैं एक ऑलमोस्ट सिमिलर इंसिडेंट बताता हूँ अपना।
ईयर 2000, मेरा सबसे छोटा भाई 50 साल का भी नहीं था, उसको निमोनिया हुआ था। मैंने गुरुजी को बताया, गुरुजी मेरे छोटे भाई को निमोनिया हुआ है। फॉर्चुनेटली मैंने ये नहीं कहा कि गुरुजी इसको ठीक कर दो, पर मेरा मतलब तो वही था ना, मैंने इसलिए बताया कि गुरुजी उस पर कृपा करो। गुरुजी इमीडिएटली कहते उसको जाने दो, उसको जाने दो। मैं तो यूं देखता रह गया। मैंने कहा मेरे बेटे को ऐसा लाइलाज कैंसर हुआ था, उसको सिर्फ कल्याण गीता कह के ठीक कर दिया, और निमोनिया तो इतनी छोटी बीमारी है, कोई छोटा मोटा डॉक्टर भी आपको ठीक कर देगा, और गुरुजी कह रहे हैं उसको जाने दो। मैं तो यूं हक्का पक्का उनकी तरफ देखने लगा। तो गुरुजी ने मुझे समझाया, कहते हैं अगर मैंने इसको बचाया तो ये अपनी फैमिली का दिवाला निकाल देगा, उनको भीख मांगनी पड़ेगी। अब ये बात मेरी समझ से बाहर थी। अपनी फैमिली का वो ओनली अर्निंग मेंबर था, गांधीधाम में काम करता था, किसी प्राइवेट फर्म में मैनेजर था। उसकी आंटी हाउसवाइफ थी, कहीं काम नहीं करती थी, कोई इनकम नहीं। बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में था, बेटी 11वीं या 12वीं में थी। उसने एक अच्छा खासा मकान बनाया था गांधीधाम में लोन लेके, उसकी किस्तें चुकानी थी। मैंने तो सोचा अगर ये तो मर गया तो इसकी फैमिली को भीख मांगनी पड़ेगी, और गुरुजी उल्टा कह रहे हैं। 2-3 दिन में वो मर गया। आज उसका बेटा इंजीनियर, शादी हो गई, बढ़िया नौकरी, ऑस्ट्रेलिया में वेल सेटल्ड। बेटी ने पढ़ाई खत्म कर ली, शादी वादी हो गई, वेल सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। माँ बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहती है, और जहाँ तक मुझे पता है इनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। वो तो त्रिकालदर्शी हैं, वो सब जानते हैं कब कहाँ क्या हुआ। गुरुजी कहते हैं मैं सबसे पहले आपको लाइफ दूंगा, अगर लाइफ ही नहीं है तो और कोई चीज़ लेके क्या कर लोगे। उसके बाद आपको हेल्थ दूंगा। अगर लाइफ है पर आप आईसीयू में पड़े हो, रोज 1.5-2 लाख का खर्चा हो रहा है, 4 आदमी सारा दिन आपकी सेवा कर रहे हैं, क्या फायदा ऐसी लाइफ का। तो पहले लाइफ, फिर हेल्थ, फिर आपको और जो चीज़ चाहिए, नौकरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, मकान चाहिए, बेटी की शादी करवानी, मिलता सब है। टाइमिंग और प्रायोरिटी इनकी चलती है, और वो देते हैं जो न सिर्फ आपके लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए बेस्ट है। अब मैं आपको अपनी दोती का बताता हूँ। वो 15 दिन की थी तो उसको डबल निमोनिया हुआ। ले गए उसको हॉस्पिटल, अब वहाँ पर पड़ी थी, उन्होंने ECG लगा दिया था। गुरुजी ने मेरी आंटी के मन में डाला, कह रहे तू जाके अपनी दोती को तो देख। वो गई, जैसे ही उसने पीडियाट्रिक्स का भी कोर्स किया हुआ है, जैसे ही उसने देखा उसकी ECG पे देखा इसका तो हार्ट फेल हो रहा है। 15 दिन की थी। इमीडिएटली चिल्लाई, डॉक्टर्स को बुलाया, अरे इसको देखो तो सही, इसका हार्ट फेल हो रहा है। डॉक्टर्स भागते हुए आए और उनको जो करना था किया, और उसको न्यू लाइफ मिल गई। वो जब 9th, 10th और 11th में थी, तीनों साल, मिड सेशन में उसके पापा की प्लेस ऑफ पोस्टिंग चेंज हो गई। पहले वो दिल्ली में था, दिल्ली से सऊदी अरेबिया चला गया, जद्दा में, जद्दा से बेंगलोर गया, बेंगलोर से फिर दिल्ली आ गया। उसकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो गई। उसने इंजीनियरिंग करने का सोचा था, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ले रखे थे। जब 12वीं में पहुंची, कहती है मेरे से इतना सब नहीं होता, मैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री करूंगी या इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करूंगी। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ देती हूँ, इंस्टेड सोशल स्टडीज ले लूंगी। आपको पता है 12वीं में कभी आपको सब्जेक्ट नहीं चेंज करने देते, या आप 11वीं में कीजिए या 12वीं के बाद। फिर भी उसने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट किया, मैडम प्लीज़ मुझे आर्ट्स सोशल स्टडीज़ दे दीजिए ना, फिजिक्स केमिस्ट्री के बदले। और प्रिंसिपल इमीडिएटली मान गई।
उसने मैथ्स और सोशल स्टडीज़ के साथ 12 पास की, गुरुजी की कृपा से विथ गुड मार्क्स। अब इंजीनियरिंग तो आउट ऑफ क्वेश्चन था, उसने सोचा आर्किटेक्चर करती हूँ। उसने बी आर्किटेक्चर के लिए अप्लाई किया, गुड़गांव में अंसल यूनिवर्सिटी है। आर्किटेक्चर के लिए भी मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों कंपलसरी थे, फिर भी उसने पता नहीं कैसे अप्लाई कर दिया। उसने अप्लाई किया, किसी को अप्रोच नहीं किया, किसी को रिक्वेस्ट नहीं किया, यूनिवर्सिटी ने खुद ही रूल चेंज किया, नहीं, आर्किटेक्चर के लिए मैथ्स एंड केमिस्ट्री इज नॉट कंपलसरी, मैथ्स एंड सोशल स्टडीज इज गुड इनफ, और उसका एडमिशन हो गया। वो गई इंटरव्यू के लिए, वहाँ पर कोई ब्रिटिश एक्सपर्ट आया हुआ था। वो इसका प्रोजेक्ट देख के कहते, तुम आर्किटेक्चर के लिए क्यों जा रही हो, तुम्हें तो इंटीरियर डिज़ाइन के लिए ज़्यादा एप्टीट्यूड है, तुम उसके लिए क्यों नहीं जाती? कहती है उसके लिए तो मैंने अप्लाई नहीं किया, अब मुझे एडमिशन कैसे मिलेगी? कहते कोई बात नहीं, अभी आपको एडमिशन दे देते हैं, अप्लाई बाद में कर लेना। पहले उसका एडमिशन हुआ, फिर उसने अप्लाई किया, फिर उसने देखा, अरे जो मेरी अच्छी फ्रेंड्स है ना, प्रिंसिपल ने सबको इस सेक्शन में डाल दिया, मुझे इस सेक्शन में डाल दिया है। इसने प्रिंसिपल को, मैडम प्लीज़ मुझे भी इस सेक्शन में डाल दीजिए ना। कहती है यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल है, अगर हम यूँ एक बच्चे के कहने पे उसका सेक्शन चेंज करते रहे ना, तो हम और कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। चलो, शाम को प्रिंसिपल इसको घर पे फ़ोन करती है, बेटा आपने जो सेक्शन मांगा था मैं दे रही हूँ, पर किसी फ्रेंड को मत बताना। कहना प्रिंसिपल ने खुद ही सेक्शन चेंज कर दिया, मैं क्या करूँ। वो गुड़गांव में जब रहती थी, 1 साल में उसके 10-12 एक्सीडेंट हुए, कार के सीरियस एक्सीडेंट। जिस गाड़ी में बैठती, मम्मी के साथ, पापा के साथ, बुआ के साथ, मेरे साथ, गाड़ी का एक्सीडेंट, और काफ़ी सीरियस एक्सीडेंट हुए। हर बार गाड़ी को बहुत नुकसान हुआ, पर किसी पैसेंजर को कभी एक खरोंच भी नहीं आई। अच्छा, उसने 2017 में ये कर लिया इंटीरियर डिज़ाइन का कोर्स, और नई गाड़ी ली बैलिनो। चंडीगढ़ जा रही थी, गुड़गांव से चंडीगढ़ जा रही थी कोई शादी अटेंड करने। गाड़ी वो चला रही है, बगल में उसका भाई बैठा है, पीछे माँ और नानी। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे गुड़गांव से लगभग 60 किलोमीटर दूर पता नहीं क्या हुआ, ए मेजर मल्टीपल एक्सीडेंट। एक गाड़ी ने ऐसी ब्रेक लगाई, दूसरी गाड़ी ने आके पीछे से उसको हिट किया, तीसरी ने दूसरी को हिट किया, चौथी गाड़ी ने तीसरी को हिट किया, चौथी गाड़ी शायद इसकी थी। और जैसे ही इसने आगे वाली गाड़ी को हिट किया, नेशनल हाईवे पे एक स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस ने आके फुल स्पीड से उसको हिट किया। गाड़ी का तो कबाड़ा हो गया, ब्रांड न्यू गाड़ी, 3-4 महीने पुरानी। फ्रंट एक्सल टेढ़ा हो गया, आगे के दोनों टायर्स बर्स्ट कर गए, पता ही नहीं चलता था कि इस गाड़ी में कभी डिक्की थी या नहीं थी। इधर उधर से सब लोग भागते आए, अरे कहाँ है पैसेंजर, कहाँ है, चलो चलो यहाँ बगल में एक हॉस्पिटल है। किसी पैसेंजर को जरा सी खरोंच नहीं आई। गाड़ी चलने लायक नहीं रही, वहाँ से 60 किलोमीटर गुड़गांव तक टो करवा के लाना पड़ा। ठीक करने में 1 लाख से ज़्यादा लगा, जस्ट टू गिव यू सम आइडिया कि कितना नुकसान हुआ, कितना सीरियस एक्सीडेंट था। ऑफ कोर्स नई गाड़ी थी, इंश्योरेंस था, ऑलमोस्ट सारा इंश्योरेंस कंपनी ने दिया। और आप समझ सकते हैं किसी पैसेंजर को जय गुरुजी या गुरुजी बचाओ कहने का तो अवसर ही नहीं मिला, पर वो हमेशा आपके अंग संग रहते हैं, यूं आपको हथेली पे उठा के रखते हैं। एक मैं आपको अपना सत्संग सुनाता हूँ। गुरुजी कहते हैं, मेरे भक्तों की जिंदगी में कुछ भी बाय चांस नहीं होता, एवरीथिंग इज बाय माय चॉइस। ये है आई थिंक 22 सितंबर
1918 का फ्राइडे का दिन था। मेरी बड़े मंदिर में लंगर सेवा होती है। मैं लंगर की थाली में हलवा प्रसाद डालता हूँ। मैं वो डाल रहा था, करते करते मेरे को ब्रेन स्ट्रोक हुआ। सडनली मैंने देखा मेरी लेफ्ट आर्म लटक रही है, मैं उसे उठा भी नहीं सकता। लेफ्ट लेग में एकदम पावर नहीं है और स्पीच गई, मैं बोल नहीं सकता। वेरी क्लियर साइंस के ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। मैंने किसी तरह साथी सेवादारों को समझाया कि यार मुझे मेरी आंटी के पास तो लेके चलो। मेरी आंटी कोई 3-4 मीटर के डिस्टेंस पे वो भी सेवा कर रही थी। ये मेरे को दोनों अच्छी तरह पकड़ के ले गए। अब गुरुजी की प्लानिंग देखिए। अब मेरे जो कर्म थे, मुझे ब्रेन स्ट्रोक तो होना था, पर हुआ ऐसी जगह में जहाँ पर चारों तरफ आई एम सराउंडेड बाय सेवादार, और आप जानते हैं वो कितने हेल्पफुल होती हैं। अच्छा, जैसे ये सेवादार मुझे पकड़ के ले जा रहे थे ना, पीछे से एक एम्स का रिटायर्ड डॉक्टर आ रहा था। वो तो देख के समझ गया कि इसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। गुरुजी की कृपा से उसके जेब में सार्बिट्रेट और डिस्प्रिन दोनों थी, निकाल के मेरे को दे दी। अंकल ये तो खा लो। मेरे को फर्स्ट एड तो वहीं का वहीं मिला। फिर हमने एम्स में उस डॉक्टर को फ़ोन किया जिससे मैंने बताया कि मैंने बाईपास ऑपरेशन करवाया था, कि भाई इसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और हम एम्स में आना चाहते हैं इमरजेंसी में। कहते हैं ऐसी गलती मत करना, यहाँ पर तो इतना रश होता है, कोई आपको घुसने भी नहीं देगा और आपके लिए टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा होगा इसको किसी अच्छी प्राइवेट हॉस्पिटल में नज़दीकी में ले जाओ। हमने फैसला किया कि फोर्टिस वसंत कुंज जाएंगे, कोई 13-14 किलोमीटर का डिस्टेंस। मेरी आंटी ने सेवादारों को बोला, अंकल ज़रा एम्बुलेंस तो मंगा दो। आंटी क्या बातें कर रही हो, एम्बुलेंस आने में तो कितनी देर लग जाएगी, हम हैं ना। 2 सेवादार फटाफट अपनी गाड़ी लेके आए। उसमें मैं, मेरी आंटी और वो 3 सेवादार, हम निकले फॉर फोर्टिस वसंत कुंज। रात के 9 बजे थे, नवरात्रे चल रहे थे। छतरपुर रोड पे ट्रैफिक का इतना बुरा हाल होता है ना कि आप 2 घंटे में भी उसे क्रॉस नहीं कर सकते। पर गुरुजी की ऐसी कृपा रही, हमें कहीं भी जरा सी ट्रैफिक या एक भी रेड लाइट नहीं मिला और हम फटाफट फोर्टिस वसंत कुंज पहुंच गए। अच्छा, जैसे ही हम यहाँ से निकले, गुरुजी ने दोनों बेटों को भी फ़ोन कर दिया कि पापा को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और हम फोर्टिस वसंत कुंज जा रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा, जिसका मैंने अभी आपको बताया कैंसर वैंसर का, वो एंड्रूजगंज में रहता था। वो, उसकी आंटी, उसके 2 बच्चे तैयार हुए, वो निकले। उन दिनों साउथ एक्स रास्ते में आता था, वहाँ पर मेट्रो का काम चल रहा था और ये सारा अरविंदो मार्ग नोटोरियस फॉर ट्रैफिक जैम्स। उसको भी गुरुजी की कृपा से कहीं ज़रा सी ट्रैफिक नहीं मिली। इनफैक्ट वो हमसे पहले पहुंच गया और हम फोर्टिस वसंत कुंज पहुंचे। तब तक वो इमरजेंसी के गेट पे नर्सेज और ट्रॉली लेके हमारे रिसेप्शन के लिए पहुंचा, खड़ा था। ये लीजिए आपके लिए ट्रॉली। मैंने कहा नहीं, मैं तो चल के जाऊंगा। मैं इतना बेटर फील कर रहा था कि मैं चल के अंदर गया। मेरा इन्होंने 1-2 टेस्ट किया। कहते हैं हाँ जी, आपको ब्रेन स्ट्रोक तो हुआ है, पर छोटा सा क्लॉट है, वो मूव कर गया है, हम उसको लोकेट नहीं कर पा रहे, बट यू आर आउट ऑफ डेंजर। घबराओ नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अभी हम आपको 3-4 दिन ICCU में रखेंगे। हमने कहा मैं इतना बेटर फील कर रहा हूँ, मैं चल के आया हूँ और ये 3-4 दिन ICCU में रखेंगे, ये तो लूटने वाली बात हुई। हमने कहा नहीं, अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस हम डिस्चार्ज करवा रहे हैं। मुझे वार्न किया गया था कि आप एम्स में घुस नहीं सकोगे, फिर भी मैंने कहा नहीं, हमें एम्स में ज़्यादा विश्वास है, हम उधर चलते हैं। मेरी आंटी ने किसी डॉक्टर से पूछा, मैडम एम्बुलेंस मिल जाएगी? कहती है क्यों खर्चा कर रही हो, ये इतना ठीक तो है, इसको तुम कार में ले जाओ ना। बेटे की कार में हम एम्स गए, जहाँ हमें वार्न किया गया था कि आप घुस नहीं सकोगे। उन्होंने इमीडिएटली मेरे को अटेंड किया।
2-2.5 घंटे के बाद एक सिस्टर आती है, भाई साहब इमरजेंसी वार्ड में एक बिस्तरा खाली हो रहा है, आप ये बिस्तरा ले लो। मुझे बिस्तरा भी मिल गया। तब तक सैटरडे मॉर्निंग हो गया। इन्होंने मेरा 1-2 टेस्ट किया, कहते हैं हाँ जी आपको ब्रेन स्ट्रोक तो हुआ है पर यू आर आउट ऑफ डेंजर, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगले दिन सवेरे कहती हैं जी आज तो संडे है, आज तो कोई सीनियर डॉक्टर आएगा ही नहीं। हमने कहा फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मैं इतना बेटर फील कर रहा था, हमें शॉर्ट लीव दे दो। कहते हाँ ले लो। हम एंड्रूजगंज वहाँ से 2-3 किलोमीटर है, बेटे के घर चले गए, 24 घंटे वहाँ रहे। मंडे मॉर्निंग को फिर यहाँ आए, इन्होंने मेरा एक आध टेस्ट किया, कहते हैं हाँ जी ब्रेन स्ट्रोक तो है पर एकदम आउट ऑफ डेंजर हो। हाँ आपके हम ये 2-3 टेस्ट करेंगे और आपको अच्छी खासी फिजियोथेरेपी करवानी पड़ेगी 6-8 महीने। मैंने कहा जरूरी है हम वो टेस्ट यहाँ रह के करें? कहते नहीं नहीं आप बेशक डिस्चार्ज ले लो, ओपीडी में आके टेस्ट करवा लेना। हमने उसी दिन डिस्चार्ज ले लिया। वो टेस्ट मैंने बाद में करवाए, गुरुजी की कृपा से सब ठीक आए। मैंने एक दिन भी फिजियोथेरेपी नहीं करवाई, आपके सामने। अच्छा मैं वहां से वापस आया मंडे नाइट को। उस फ्राइडे मॉर्निंग को अगले सैटरडे मॉर्निंग को हमारा प्लान था ऋषिकेश हरिद्वार घूमने जाएंगे बेटे के साथ। वो लॉन्ग वीकेंड था ना 2 अक्टूबर वाला। हमने सोचा यार इतना सब कुछ हुआ है और 4-5 दिन के बाद हम हरिद्वार घूमने जाएं, अच्छा नहीं लगता। हमने बेटे को बोला बेटे तू चला जा, हम फिर कभी चले जाएंगे। कहता पापा अगर आप नहीं चलोगे तो हम भी नहीं जाएंगे। हमने सोचा कि वो उसकी आंटी तो समझ जाएंगे, उसको छोटी बिटिया है, वो सोचेगी क्या दादू की वजह से हमारा भी ट्रिप खराब हो गया। हमने कहा चलो हम भी चलते हैं। सैटरडे मॉर्निंग को हम गए ऋषिकेश, सारा दिन ऋषिकेश घूमे, संडे को सारा हरिद्वार घूमे, मंडे मॉर्निंग को गए त्रिवेणी घाट ऋषिकेश पे नहाने। बेटे को किसी ने कहा था अरे यार ऋषिकेश जा रहे हो, मेरे लिए थोड़ा गंगा जल तो ले आना। उसने हाथ में एक कैन उठाया और गया गंगा जल लेने। सोचा किनारे से जितना दूर लूंगा ना उतना साफ जल मिलेगा। एक बहुत बड़ी चट्टान थी, उसको अच्छी तरह पकड़ के एक स्टेप लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, चौथा या 5वां स्टेप जहां लिया लुढ़क गया। एक गोता खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, चौथा खाया। यहाँ उसका माँ बाप बीबी और बेटे चारों चिल्ला रहे अरे किसी को स्विमिंग आती है, बचाओ बचाओ वो डूब रहा है। कोई सामने नहीं आया। और विश्वास कीजिए हमें 1% भी उम्मीद नहीं थी कि आज ये बच सकता है, कोई चांस ही नहीं था। अचानक देखे वो बड़े आराम से बाहर आ रहे हैं। अरे तू बाहर कैसे आ गया? कहता है जब मैं सांस नहीं ले रहा था ना मुझे अकल आ गई। मैंने कहा गुरुजी बचाओ, और जैसे ही मैंने कहा गुरुजी बचाओ मेरे पैर के नीचे जमीन आ गई और मैं बाहर आ गया। बाद में हमने देखा वहां पर एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ पर रिवर बेड सडनली डाउन होता है और संभल के जाइएगा। और 2 दिन पहले वहां 3 लड़के डूब चुके थे। ये हैं हमारे गुरुजी। यू वांट टू हियर मोर? जैसा आपको बोर नहीं हुए तो अच्छा मैं आपको अपने अब छोटे बेटे का बताता हूँ, यही जिसके साथ ये हुआ। इंसिडेंटली वो गुरुजी से हमसे बहुत बाद में जुड़ा। उसको गुरुजी से एक बहुत बड़ी शिकायत थी। कहते हैं आपके गुरुजी जो आपको चाहिए दे देते हैं, कोई नौकरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, मकान चाहिए, बेटी की शादी करवानी है, बीमारी है, पर वो आपको रब तक पहुंचने का रास्ता नहीं बताते। बाद में उसने रियलाइज किया अरे वो खुद रब हैं। जब आप यहाँ आई गए हो तो वो आपको रब तक पहुंचने का रास्ता क्या बताएं। आज वो हमसे ज्यादा जुड़ा हुआ है गुरुजी से। वो स्पिरिचुअली मेरे से भी एडवांस्ड है मेरा बेटा। अच्छा है वो भी कंप्यूटर इंजीनियर। वो शेयर ट्रेडिंग का काम करता था।
डेट रीडिंग। गुरुजी तो जानी जाने, उन्हें पता था ये क्या करता है, फिर भी एक दिन उससे पूछते हैं तू क्या करता है? इसने बताया नहीं, ये काम बंद कर दे, तू नौकरी कर। रात को गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में उसको ये बोला, अगले दिन से इसने ये काम तो बंद कर दिया, नौकरी के लिए ट्राई नहीं किया। मैं किसी की अंडर नहीं नौकरी करता। काफी महीने, 8-10 महीने बीत गए। ठीक है, कुंवारा है, माँ बाप के साथ रह रहा है, खाना पीना कपड़ा लता सब मिल रहा है, कोई फिक्र नहीं है। एक दिन फिर गुरुजी से पूछते हैं तू क्या करता है? गुरुजी अब बड़ी स्मार्टली कहता है, गुरुजी अभी तक तो नौकरी मिली नहीं, जबकि उसने कहीं ट्राई नहीं किया। गुरुजी कहते हैं 10 दिन में मिल जाएगी। उस 10 दिन में से 8 दिन बीत गए, इसने कहीं अप्लाई नहीं किया, कहीं से 1% उम्मीद भी नहीं है। 8वें दिन शाम को इसको किसी प्लेसमेंट एजेंसी से फोन आता है, भाई साहब आपने 2-3 साल पहले कहीं नौकरी के लिए अप्लाई किया था, अब अभी तक इंटरेस्टेड हो नौकरी में? हाँ जी। कल सवेरे 11 बजे फलां जगह पे इंटरव्यू के लिए पहुंच जाना, हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर। और ये शाम को अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेके आ गया। अब गुरुजी ने 10 दिन में कहा था, तो 9वें दिन तो मिल सकती है नौकरी, 11वां दिन नहीं हो सकता। और गुरुजी ने इसको शेयर ट्रेडिंग क्यों छुड़वाई? आपको पता है 2008 में स्टॉक मार्केट क्या बुरी तरह क्रैश हुआ था। अगर उस डेट को ये स्टॉक मार्केट में रहता ना, ये तो डूबता, माँ बाप को भी साथ लेके डूबता। पर गुरुजी कभी ऐसा होने नहीं देते। इसने वो नौकरी ज्वाइन कर दी। उसके कुछ टाइम बाद इसकी चंडीगढ़ ट्रांसफर हो गई। अच्छा, मैंने आपको बताया वो स्पिरिचुअली एडवांस्ड है। कहता था मैं शादी वादी नहीं करूंगा, मैं तो सारा दिन बैठ के मेडिटेशन करूंगा, कोई लड़की मुझे समझ नहीं पाएगी, मैं उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं। पर गुरुजी को हमसे ज्यादा पता है ना हमारे लिए क्या अच्छा है। अब मैं उसकी शादी का बताता हूँ कैसे हुआ। एक भाटिया अंकल आंटी हैं, अब तो खैर भाटिया अंकल नहीं रहे, वो रोहिणी में रहते थे। उनको कोई बेटा नहीं है, 2 बेटियां। बड़ी बेटी की शादी हो गई है, मैरिड एंड सेटल्ड इन अमेरिका। छोटी बेटी माँ बाप के साथ रह रही है। उसने बीकॉम किया, उसके बाद वो B.Ed करने का सोच रही थी। एक दिन गुरुजी उसके सपने में आते हैं, तू आगे क्या करने का सोच रही है? गुरुजी B.Ed करूंगी। कहते नहीं, B.Ed नहीं, तू M.Com कर। उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में M.Com के लिए अप्लाई किया, उसका एडमिशन नहीं हुआ। कॉलेज से पूछा, भाई साहब यहाँ कोई सेकंड लिस्ट निकलती है? कहते हैं जी इस कॉलेज में आज तक तो कभी सेकंड लिस्ट निकली नहीं, अगर तुम्हारी किस्मत होगी तो इस साल निकल जाएगी, वैसे यहाँ कभी निकलती नहीं है। जुलाई खत्म हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये बार बार फोन करके पूछती, बार बार वही स्टीरियोटाइप रिप्लाई मिलता। पर इसको मन में था गुरुजी ने कहा है ना, तो एडमिशन तो वो दिलाएंगे ही। आखिर एंड ऑफ अक्टूबर में एक दिन उसने फिर फोन किया, भाई साहब कोई सेकंड लिस्ट निकलने की उम्मीद है? हाँ जी, लिस्ट बन रही है, कल सवेरे नोटिस बोर्ड पे आके देख लेना। अगले दिन ये गई कॉलेज पे, वहां कोई 70 बच्चों की लिस्ट लगी हुई है, सबसे ऊपर इसका नाम। और गुरुजी ने इसका क्या कल्याण किया, 70 और का भी कल्याण कर दिया। उसने ज्वाइन कर दिया, M.Com कर लिया, उसके बाद नौकरी भी लग गई। एक दिन फिर गुरुजी उसके सपने में आते हैं, और तेरी माँ तो मेरा सिर खा जाती है तेरी शादी के लिए, उसको कह फिक्र ना कर, तेरी शादी मैं करवाऊंगा, तुझे हीरे जैसा लड़का दिलाऊंगा। ये उठी सवेरे, मम्मी से पूछती, मम्मी आपका गुरुजी का सिर खा जाते हो मेरी शादी के लिए? कहती नहीं बेटी ऐसी बात तो नहीं है, पर माँ बाप को तो शादी की फिक्र होती है ना। मोरसो जब यहाँ बेटा है नहीं, मैरिड बेटी अमेरिका में बैठी है। कल तुम्हारे पापा और मैं तुम्हारी शादी डिस्कस कर रहे थे, तो हमने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप भी कुछ कृपा करो।
कहती है ये जवाब दिया गुरुजी ने, अब तू चुप करके बैठ जा। अब मैं बताता हूँ शादी कैसे हुई। 14 मई 2007 जिस दिन गुरुजी लास्ट टाइम बड़े मंदिर में आए थे, जब वो चोले में थे, उन दोनों बड़े मंदिर में बहुत काम चलता रहा था, बहुत सेवादार हुआ करते थे। मैं था, मेरी आंटी, भाटिया अंकल, उनकी आंटी, मेरा बेटा नहीं था वो, उसकी तो चंडीगढ़ ट्रांसफ़र हो गई, और भाटिया अंकल की बेटी भी नहीं थी, उसकी 6 बजे तक ऑफिस होती थी। लगभग 6 बजे जैसे हमारी ड्यूटी ख़त्म हुई, हम निकलने लगे, सामने देखा गुरुजी की गाड़ी आ रही है। अब गुरुजी की गाड़ी आ रही हो तो किसका जाने का जी करेगा। हम भागते हुए अंदर आने लगे। जो अंदर सेवादार थे, नहीं नहीं नहीं, चलो चलो आपकी ड्यूटी खत्म हो गई है। बड़ी डिसअपॉइंट हुई, यार ये तो कोई बात नहीं हुई। पर गुरुजी तो बैठे हैं ना, वो उसको कहते हैं अंकल आने दे, सबको अंदर आने दे। हम सब जी गए। अच्छा, वो जो फ्रंट लॉन है, गुरुजी उसमें एक पुरानी चारपाई पे बैठे और थोड़ी संगत नीचे बैठ गई। कुछ उनसे बातें कर रहे थे, बड़े जाविल मूड में थे, हंसी मजाक जोक्स। कुछ देर के बाद एक अंकल को बोलते हैं, जा तू भाटिया अंकल आंटी को बुला के लिया। वो उनको बुला के ले आए। बैठे गुरुजी उनसे बातें करने लगे। बातें क्या करते हैं, सवाल भी खुद पूछते हैं, जवाब भी खुद देते हैं। हाँ, तो आप कहाँ? न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे? हाँ जी गुरुजी। वहाँ से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया? हाँ जी गुरुजी। लो, एक वेला मैं बैठा था, एक और वेला आ गया। कहाँ रहते हो? रोहिणी में? हाँ जी गुरुजी। वो जो कोट है उसके पीछे? हाँ जी गुरुजी। वो जो माल है उसके पीछे? हाँ जी गुरुजी। सवाल भी खुद पूछते, जवाब भी खुद देते। यहाँ एक सेवादार दूसरों को कहता है, यार देखो ना गुरुजी इससे कैसे बातें कर रहे हैं, जैसे सालों बाद दो पुराने जिगरी दोस्त मिले हों और डिस्कस कर रहे हैं कि इस पीरियड में तुमने क्या किया, मैंने क्या किया। यार मुझे तो 1 साल हुआ है यहाँ आए और गुरुजी ने मेरे से एक अक्षर नहीं बात की। वो कहता है इस अंकल को यहाँ आए 5 साल हुए हैं और गुरुजी पहली बार इससे बात कर रहे हैं। नोट करने की बात है कि पहली बार इससे बात कर रहे हैं, पर उन्हें उसके बारे में सब पता है। कुछ देर बाद एक और सेवादार को भेजा, जा तू जेठरा अंकल आंटी ने बुला के लिया। हम भी भागते हुए आए जी, बड़े खुश, गुरुजी बुला रहे हैं। मेरे से ज्यादा बात नहीं, मेरे से वैसे भी करते रहते थे। कुछ देर के बाद हमें कहते हैं भाटिया अंकल आंटी के लिए ये बहुत अच्छे लोग हैं। भाटिया अंकल आंटी के बोलते हैं हमारे लिए ये बहुत अच्छे लोग हैं, इनकी बेटी और इनका बेटा आपस में शादी कर लो, बात खत्म। भाटिया अंकल आंटी तो इतने खुश हुए जी, बेटी की शादी फिक्स हो गई है। हमारा बेटा तो कहता था नहीं मैं तो शादी नहीं करूंगा। उन दिनों मोबाइल्स नहीं थे। हमने घर आके लैंडलाइन पे बेटे को चंडीगढ़ में फोन किया, बेटे गुरुजी ने तेरी शादी फिक्स कर दी है। आप मान कैसे गए? आपको तो पता है मुझे शादी नहीं करनी। मैंने कहा बेटा हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ती गुरुजी से बहस करने की, अब तेरे को जो करना है कर ले, गुरुजी ने तेरी शादी फिक्स कर दी। उसने जनाब ऑफिस, ये हुई बात हुई 14 मई की। उसने ऑफिस में अप्लाई किया छुट्टी के लिए कि नहीं मैं तो गुरुजी को जाकर बोलूंगा मुझे शादी नहीं करनी। 27 मई 2007 सवेरे संडे का दिन वो घर पहुंचा। आज शाम को मैं जाके बड़े मंदिर में गुरुजी को बोलूंगा नहीं सॉरी बड़े मंदिर नहीं, एम्पायर स्टेट में, तो मुझे शादी नहीं करनी। 3 बजे हमारी लैंडलाइन पे फोन आता है। मेरी आंटी उठाती है, पूछती है आप कौन बोल रही हैं? मैं गुरुजी बोल रहा हूँ। हाँ जी गुरुजी। कहते हैं आज तुम सब लोग एम्पायर स्टेट आ जाओ। तब तक एम्पायर स्टेट में रूल हो गया था कि आप हफ्ते में 1 दिन जा सकते थे। हमारा दिन था फ्राइडे, उस दिन संडे था। तो वो कहते हैं गुरुजी हमारा दिन तो फ्राइडे है, हम तो परसों हो के आए हैं। नहीं आज सब आ जाओ। हम तो समझ गए कि गुरुजी ने शादी फिक्स किया और बेटा मान नहीं रहा, आज तो अच्छी खासी डांट पड़ेगी। हम सब गए
एम्पायर स्टेट में। कोई बातचीत नहीं हुई, कोई डिस्कशन नहीं हुआ। उस दिन बूंदी के लड्डू से गुरुजी ने लड्डू बांटे, सारी संगत को एक 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 दिया। मेरे बेटे को 2, भाटिया अंकल की बेटी को 2। उसके बाद अनाउंस किया अब दोनों की शादी हो गई। मैंने तो उसकी मिठाई भी बांट दी। अगर आपको फेरे डालने हैं तो डाल लो, नहीं डालने तो वो भी मत डालो। शादी हो गई। पर उन्हें पता है ना हम कैसे लोग हैं, हम फेरे तो डालेंगे ही। तो कंडीशन रखी 25 लोग आपकी तरफ से, 25 इनकी तरफ से, उससे एक ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब मेरे लिए इट वाज सच ए प्रॉब्लम। मुझे 11 तो हम खुद हैं, मैं, मेरे 2 बेटे बेटी, उनके स्पाउस और 2 बच्ची हैं, दोनों को, बेटी और बेटे को। 7 मेरे भाई बहन हैं। मेरी आंटी के 4 भाई बहन। 25 में कैसे? हाँ, और संगत से किसी को नहीं बुलाना। संगत को तो मैंने मिठाई बांट दी ना इनकी शादी की। अब देखिए मुझे 3 भाई हैं और 4 बहनें। उन 3 भाइयों में से उस डेट को 2 भाइयों की डेथ हो चुकी थी। एक था वो दिल्ली में रहता था। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा भैया शादी में या तुम और भाभी आओगे या तुम्हारा बेटा बहू, चारों नहीं। कहते तुम्हें ज़रा से भी शर्म नहीं आ रही, तुम्हारा एक भाई बचा है उसको ऐसे इनवाइट कर रहे हो। मैंने कहा हाँ भाई मैं तो ऐसे ही इनवाइट करूँगा। फिर हमने गुरु पूर्णिमा के दिन को शादी की और शाम को आके इन्होंने बड़े मंदिर में गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली। कुछ टाइम बाद इनको गुरुजी का मैसेज आया कि आप अपनी फैमिली बढ़ाओ। अब गुरुजी चाहते हो तो कैसे नहीं होगा। इन्होंने प्लान किया और सून इनफ मेरी बहू ने कंसीव किया। जब वो एक्सपेक्टिंग थी तो हमें गुरुजी से बहुत क्लियर इंडिकेशंस मिले कि इनको बेटा होगा। और गुरुजी की इंडिकेशन गलत होने का तो सवाल ही नहीं है। हमने सबको अनाउंस कर दिया जी इसको बेटा होगा। यहाँ तक कि मेरी बहू ने जो अमेरिका में सिस्टर है उसको भी बोला दीदी मेरे को बेटा होगा, सब लड़के कपड़े लड़कों के बनाना, लड़की का कोई कपड़ा नहीं बनाना। डिलीवरी हुई, हमारे घर के पास है उमकल हॉस्पिटल। डॉक्टर बाहर आई, मेरी आंटी वहां पर थी। डॉक्टर बाहर आई, आके पूछती है निधि जित्रा के साथ कौन है। मेरी आंटी समझ गई डिलीवरी हो गई है और ये अपना दिखाने के लिए कि भाई हाँ हमें पता है, कहती है हाँ मुझे पता है लड़का हुआ है। कहती है नहीं लड़की हुई है। ये कैसे हो सकता है? गुरुजी की इंडिकेशन कैसे गलत हो सकती है? अनथिंकेबल। समझ नहीं आया कैसे हुआ ये। 15-20 मिनट के अंदर भाटिया आंटी को किसी अननोन संगत लेडी का फोन आता है जिसको वो जानती नहीं, नाम नहीं पता, कभी मिली भी नहीं है। कहती है आंटी बधाई हो, तुम्हारी बेटी को बेटी हुई है। अगेन शिवा शाह, एक तो अभी तक हमने इवन बेटे को चंडीगढ़ में नहीं बताया था कि बेटे तू बाप बन चुका है। और हमने सबको कह रखा था कि बेटा होगा, ये कह रही है बेटी हुई है। तो पूछती है तुम्हें कैसे मालूम? कहती है रात को गुरुजी मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझे दिखाया कि इसको बेटा होता है। वो बेटा बड़ा होके ऐसा नालायक निकलता है, हिप्पी, इतने बड़े बाल, इतनी बड़ी दाढ़ी। माँ बाप दोनों सर पे हाथ दे के बैठे हैं, अरे यार कैसा बेटा पले पड़ा है, हम ना जी सकते हैं ना मर सकते हैं। इसलिए मैंने उसको लड़की कर दिया। मैं बेटा तो किसी को भी दे देता हूँ, बेटी बहुत भाग्यवानों को देता हूँ। ये हैं हमारे गुरुजी। बस आप यहां आते रहिए और ये 2-3 बातें जरूर कीजिए। यहां पर नो अटेंडिंग टू मोबाइल्स, स्ट्रिक्टली। कोई हाय हेलो नहीं, कोई सोशलाइजेशन नहीं। आंटी आप कैसे हैं, अंकल आप कैसे, नहीं, कुछ भी नहीं करना।
सिर्फ आप गुरु जी के लिए आते हैं, उनसे कनेक्शन कीजिए। शब्द चल रहे हैं तो शब्द सुनिए, सत्संग हो रहा है तो सत्संग सुनिए। जैसा मैंने कहा, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। आपके मन में जो शंका, जो डाउट, जो क्वेश्चन है, बगैर क्वेश्चन पूछे किसी सत्संग से, किसी शब्द से आपको उसका जवाब मिल जाएगा। किसी आंटी ने गुरु जी को कहा, गुरु जी हमें तो इतनी पंजाबी आती नहीं है, ये शब्द हमारी समझ में तो आते नहीं। कहते हैं तेरे को समझने के लिए किसने कहा है? मैंने तो सिर्फ सुनने के लिए कहा है। जो भी आपको ग्रहण करने को मिलता है, प्लीज एक दाना, एक बूंद भी मत बचाइए। अगर आप बचाते हैं तो आप अपनी ब्लेसिंग्स नाली में फेंक रहे हैं। फिर गुरु जी को मत दोष दीजिए कि गुरु जी ने जेठरा को तो इतना कुछ दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। मैं इसका भी एक छोटा सा सत्संग सुनाता हूँ। शरद पवार का नाम सुनिए ना, उसको माउथ कैंसर था, आया गुरु जी के पास। गुरु जी ने उसको एक गिलास चाय प्रसाद दिया, ले ये पी ले। उसको माउथ कैंसर था, पीने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से पौना पिया। नहीं मेरे से नहीं पिया जा रहा, बाकी उसने अपनी आंटी को दे दिया। 1-1.5 महीने के बाद जब वो अगली बार आया, कहते गुरु जी मेरा कैंसर 75% ठीक हो गया है, 25% अब भी है। गुरु जी कहते हैं वो तो होना ही था, तूने 25% चाय जो बचा के अपनी आंटी को दे दी। ये है इस प्रसाद की महिमा। और कोई सुनने के मूड में है? बताऊं? मैं अपनी मदर का बताता। मेरी मदर लगभग 80 साल की थी, श्योरली डायबिटिक। कोई 25-30 साल से इंसुलिन के इंजेक्शन लगते थे। और आप में से कईयों को पता होगा, इंसुलिन का इंजेक्शन एक बार लगना शुरू हो जाए ना, कभी बंद नहीं होता। वो बार बार मेरी आंटी से पूछती, बेटी मेरी ये इंजेक्शन कब छूटेगी। वो सच उसको बताना नहीं चाहती थी कि कभी नहीं छूटेगी, और झूठ बोलना नहीं चाहती थी। हाँ मम्मी आज तो लगवा लो, देखा जाएगा। श्योरली अर्थराइटिक, ऐसे चौकी मार के बैठ नहीं सकती थी। वो तो गुरुजी के हार्ट की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम। 80 साल की उम्र में तो आप जानते हैं क्या होता है। वो तो एम्पायर स्टेट जाती भी नहीं थी। कहती थी आप तो 2-2 घंटे नीचे बैठते हो, वहाँ कोई चेयर सोफा नहीं होता था, मैं तो नीचे नहीं बैठ सकती। एक दिन किसी तरह वो हिम्मत करके आ गई। जैसे ही गुरुजी के आगे सिर झुकाया, गुरु कहते हैं बैठ जा। ऑलमोस्ट डांट। ये तो यूं देखने लगे कि मैं पहली बार आई हूं और गुरुजी तो मुझे डांट रहे हैं। पर गुरुजी जो भी करते हैं ना, हमारे भले के लिए। जब डांट के बोला ना बैठ जा, चुप करके वो चौकी मार के बैठ गई, जैसी आंटी बैठी। 1-1.5 घंटे के बाद जब वो उठी, कहती अरे आज मैं चौकी मार के कैसे बैठ गई, मैं तो चौकी मार के बैठ ही नहीं सकती। और अगले दिन से उसने घर में भी चौकी मार के बैठना शुरू कर दिया। उसकी अर्थराइटिस खत्म। फिर गुरुजी की प्लानिंग। उस दिन बर्फी प्रसाद था, और गुरुजी जो यूं एक मुट्ठी देते थे ना, हमारे दोनों हाथों में ऐसे नहीं आता था। गुरुजी ने मुट्ठी भर के उसको बर्फी प्रसाद दिया। हम वहाँ बर्फी प्रसाद बाहर जाके खाते थे कि थोड़ा बहुत कारपेट पे ना गिरे। वो बाहर गई, अरे मेरे को तो डायबिटीज है, मैं कैसे इतनी बर्फी खाऊंगी। प्रसाद है, जरा सा चख लिया, बाकी रुमाल निकाल के पर्स में रख दिया कि घर चल के बच्चों को दे देंगे। और आके चुपचाप अपनी जगह पे बैठ गई। पर ये तो जानी जान है, इनको पता था इसने नहीं खाई। 2 मिनट के बाद गुरुजी उसको बुलाते हैं, आंटी इधर आ। पहले से ज्यादा बर्फी देती हैं, कहते हैं ये यही खानी है। हाय राम, आज तो मैं फंस गई। इस आंटी से बात की, उससे की, अरे मेरे को तो डायबिटीज है, मैं कैसे इतनी बर्फी खाऊंगी। सबने कहा देखो ये यहाँ खाते हो तो ये आपकी दवाई है। उसने बहुत डर के वो खा ली, और रिजल्ट ये हुआ कि 8-10 दिन बाद जब वो अपने डायबिटीज एक्सपर्ट के पास गई फॉर पीरियडिक चेकअप, कहता है तुम्हारी डायबिटीज तो वेल अंडर कंट्रोल है, आज से इंजेक्शन बंद कर दो, बस रोज एक टैबलेट खा लिया।
जो कि मेडिकली इम्पॉसिबल है। उसकी हार्ट बहुत बेटर थी, डाइजेशन मच बेटर, थैंक्स टू गुरुजी। उसकी बहुत अच्छे 6-8 महीने रहे और 6-8 महीने बाद जब मैंने एक दिन गुरुजी को बताया, गुरुजी माता जी का देहांत हो गया, कहते बहुत अच्छा हुआ। इमेजिन, जिसकी माँ मर गई है उसको कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ। व्हाट डज इट मीन? वो सचखंड में ऊपर गुरुजी के चरणों में पहुंच गई है, और क्या चाहिए? बाकी ये शरीर तो आपको भी छोड़ना है, मुझे भी छोड़ना है, किसी को 2 दिन पहले, किसी को 2 दिन पहले। ये हैं हमारे गुरुजी। अब मैं आपको अपनी सिस्टर का बताता हूँ। मेरी सबसे बड़ी सिस्टर, वो बॉम्बे में रहती है। उसके देवर के बेटे की शादी थी। लड़की वाले दिल्ली के थे, लड़के वाले बॉम्बे के। दोनों फैमिलीज ने आपस में डिसाइड किया कि एंगेजमेंट दिल्ली में करेंगे और शादी बॉम्बे में, ताकि दोनों साइड्स के लोग कम से कम एक फंक्शन अटेंड कर सकें। वो एंगेजमेंट के लिए दिल्ली आई। मैं पहले ही दिन उसको लेके गया गुरुजी के पास। जैसे ही उसने गुरुजी के आगे सिर झुकाया, गुरुजी कहते हैं तू 2 महीने यहीं रहना। इसके बाद जब मैंने सिर झुकाया, कहते हैं तू इसको 2 महीने अपने पास रखना। ये तो जनाब चिल्लाने लग गई। कहती है 3 दिन बाद मेरे देवर के बेटे की शादी है। अपनी ससुराल की फैमिली में सबसे बड़ी मैं हूँ, विडो है, हस्बैंड भी नहीं है। मैं कैसे वो शादी मिस करूंगी? मैं कैसे यहाँ रहूंगी 2 महीने? मैंने कहा ऐसी बेवकूफ़ी मत कर। अगर गुरुजी कह रहे हैं नहीं जा तो तू एकदम मत जा। उसने जनाब इस आंटी से बात की, इससे की, उससे की, कि कोई तो कहेगा कि नहीं नहीं दुनियादारी भी कोई चीज़ है, तुम चली जाओ। सबने कहा ऐसी गलती मत करना, अगर गुरुजी कह रहे हैं नहीं जाओ तो मत जाओ। बड़ा दुखी हुई, बड़ा अनमनी 2 महीने यहाँ रही। तब तक उसके देवर के बेटे की शादी क्या हो गई, दूसरे देवर के बेटे की भी शादी हो गई। अच्छा हुआ ये, उसको एक बेटा एक बेटी है। उसकी बहू ने कोई 7-8 साल पहले एक मरी हुई बेबी को जन्म दिया था। उसके बाद बहुत कोशिश की, उसकी बहू कंसीव नहीं कर रही थी। बहुत स्पेशलिस्ट को दिखाया, सबने कहा जी ना लड़के में कोई प्रॉब्लम है ना लड़की में, पर वो कंसीव नहीं कर रही। और ये जो 2 महीने यहाँ रही, उसकी बहू ने कंसीव किया। आज उसको ब्यूटीफुल डॉटर है। तो गुरुजी को पता था कि इन दोनों के कुछ ग्रह ऐसे हैं कि जब तक सास बहू साथ रह रहे हैं उसको बेटा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा। तो उसको 2 महीने यहाँ रखा जब तक वो, इसीलिए लीव इट टू हिम, सब उन पे छोड़ दीजिए। और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जितना सोचते हैं उससे बहुत ज्यादा ले जाएंगे, बिन मांगे, बिन एक अक्षर बताए। जय गुरु जी।